Hello everyone, welcome to my channel Academia Plus. So in this video we will be discussing the first chapter of class 10 science electricity. This is the part 1 of this chapter. In this video we will discuss some important topics that are important from the examination point of view as well as they will be helpful in further in the chapter. So let's get started. So here is the first slide. I'll be talking in Hindi and English. So बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. तो जब भी हम वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? बल्ब, ट्यूबलाइट, फैंस, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और वट एवर द अप्लायंसेज विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे दिमाग में आता है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बल्ब जलता है ये क्यों जलता है, व्हाट हैपन्स, करंट फ्लो करते हैं, हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से बल्ब जला, लेकिन क्यों, क्या कारण क्या है इसके पीछे, उस पर्टिकुलर मटेरियल में ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. कोई भी सब्सटेंस है उसकी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उस सब्सटेंस के पास जब किसी दूसरे सब्सटेंस को रखते हैं तो वो दूसरा सब्सटेंस उस फर्स्ट सब्सटेंस की वजह से कोई फोर्स फील करता है, कोई इन्फ्लुएंस फील करता है, तो उसे हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं. दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पहले ये पढ़ रखा है. अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से, एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई दूसरा सब्सटेंस जो उसके पास में रखा है वो कुछ फोर्स फील करता है, वो कुछ इन्फ्लुएंस फील करता है उसका. अब वो किस तरीके का इन्फ्लुएंस है ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे. चार्ज की बात करें तो हम जब छोटे थे तो सबसे मेन एक एक्सपेरिमेंट हम सब किया करते थे कि हम स्केल रब करते थे अपने हेड पे अपने बालों के साथ, देन पीसीज ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट होते थे. एक्चुअली रीज़न क्या था उसके पीछे, कि उसमें चार्ज, जब हम अपने बालों के साथ स्केल को रब करते हैं तो उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है. कुछ चार्ज जनरेट होता है, तो सबसे ईजी एक तरीका चार्ज को जनरेट करना है रबिंग. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली चार्ज आता है तो होता क्या है उसमें. हमें पता है, हमने जैसे 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम से बना होता है. एटम में क्या होता है, देखिए जैसे ये स्पॉटलाइट को फॉलो करो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो व्हाट हैपन, जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करते हैं. मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ. जैसे ये ग्लास रोड है, इसको मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया. जब मैंने रब किया तो इसमें क्या हुआ कि जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं एटम में. जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, ग्लास से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गया. तो क्या हुआ, अब क्योंकि ग्लास में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. जो सिल्क क्लॉथ था उसने चार्ज को गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो दिस इज द प्रोसेस कि चार्ज किस तरीके से आया. अब ये सब्सटेंस दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए, यानी कि दोनों पे चार्ज आ गया. मेन चीज यहाँ पे हुआ क्या है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ देयर इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज. I hope you understand this. This all was a theory of charging of a substance or electrification. Now we will discuss some important SI units like SI unit of electric charge is coulomb. I hope you understood SI unit, like we call SI unit of length is meter, SI unit of mass is kg. Just like that, SI unit of electric charge is coulomb. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज. हमने
प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिव, सॉरी, द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों की चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट डिफरेंस बस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसके चार्ज के साथ माइनस साइन लगा है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 10⁻⁻31 kg. This shows that the mass of an electron is very 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 less, and the mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg. So here we can see the mass of proton is slightly more than that of electron. So protons are heavier than electrons. Now coming to the properties of electric charges, first property is that like charges repel each other while unlike charges attract each other. हम लोग ने ये काफी सुना है कि likes attract and the opposite ones repel. See, same happens here. पॉजिटिव है ना, अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को साथ में रखेंगे वो तो रिपेल करेंगे दूसरे को, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। सेम इज द केस विद द नेगेटिव चार्जेस। बट अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि दोनों ऑपोजिट है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर उनको हम साथ रखें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इट मीन्स कंजर्व्ड रहता है कि वो ना क्रिएट होता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है, वो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि हमने इस ग्लास रोड के केस में देखा, ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ ट्रांसफर हो गए, इस पे पॉजिटिव आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स द चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। Understood? Here is the mathematical representation of this property, and this property is very very important, and you need to remember this. We will be doing numerical based on this, so you need to remember that charge is denoted by q. Charge is equal to the integral multiple of charge on an electron. N is any integer 1 2 3, and multiple of charge on an electron, and charge on an electron we know 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So let's move ahead. So here we have the question, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. That how many electrons are there in 1 coulomb of charge? We are given the value of charge q is equal to 1 coulomb, and we know E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. We studied it in the previous slide, right? सो सपोज हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, अब उन्होंने हमें कैलकुलेट करने को दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो उन्होंने हमें कैलकुलेट करने को दिया हमने उसको सपोज कर लिया एन या एक्स, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 कूलम ऑफ चार्ज में, मैंने सपोज कर लिया। अब क्योंकि मैंने जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी चार्जेस की, उसमें क्या था, जो चार्ज ऑन एन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, राइट? सो मेरे को यहाँ से फाइंड करना है n, that is the number of electrons. So I'll be keeping n on one side and I'll shift E on this side. So E will be so Q will it will become Q by E. So here value of Q is 1 coulomb, so we will put the values here of Q and E both, so we get this value. So it means कि 1 coulomb of charge में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n की वैल्यू कितनी आई 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 1 coulomb of charge में। I hope you get it. So my next definition is electric field. Electric field is a space around a charged body within which its influence can be felt by another charges. Electric field of the charged body. For example, ये एक charged body है, ये एक positively charged body है,
ठीक है। तो इसके अराउंड जितना स्पेस, इतना स्पेस जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस या इसके द्वारा लगाई गई फोर्स दूसरे चार्जेस पे फील कर सकते हैं, उतने उतने एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी चार्ज बॉडी को इस एरिया के अंदर रखती हूँ, सपोज वो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैं या इस स्पेस के अंदर रखती हूँ, दैट पॉजिटिव चार्ज बॉडी विल फील अ रिपल्सिव फोर्स। और अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे रखती हूँ इस फील्ड के अंदर अंदर, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगी। बट आउटसाइड दिस स्पेस मैं अगर किसी चार्ज को रख दूँ तो उस पर कोई फोर्स फील नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस स्पेस के अंदर अंदर इस चार्ज के थ्रू कोई फोर्स दूसरे चार्ज पे लग रही है, उस एरिया को मैं बोलूँगी, उस फील्ड को बोलूँगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी इतनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point. Electric potential at a point is the work done in moving an electric charge from infinity to that point in the electric field. Suppose कर लेते हैं ये कोई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है। अब कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 1 यूनिट चार्ज है इसका, 1 कूलम चार्ज है। इस बॉडी को सपोज दिस इज एट इन्फिनिटी, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी पे है, सपोज कर लेते हैं इसकी पोजीशन यहाँ से इन्फिनिटी है। तो यहाँ इन्फिनिटी से लेकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट पी है, उस पॉइंट तक लाने के लिए जो मैं वर्क डन करूँगी उसको मैं कहूँगी, उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हेयर यू कैन सी ये इस इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक लाने के लिए जो मैंने वर्क डन किया वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। सो इसको हम मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं इस तरीके से दैट V इज इक्वल टू वर्क डन W over charge, that is Q, work done per unit charge. So the SI units of electric potential is volt represented by V. So 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. So it is equal to 1 joule per coulomb. Now comes electric potential difference. So next point is electric potential difference. Electric potential difference between any two points. Suppose this is point A, this is point B. तो इन दोनों points के बीच का electric potential difference क्या होगा A और B points के बीच का? तो उसको हम define कर सकते हैं as a work done per unit charge in moving a unit positive charge from point B to A. So अब electric field के अंदर तो charge आ गया, अब किसी पॉइंट हमने कोई रैंडम पॉइंट बी ले लिया और ए ले लिया, तो इस बी से ए तक जाने के लिए कितना वर्क डन किया है चार्ज ने, क्योंकि चार्ज ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स तो लग रही है। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम इस टुवर्ड्स द चार्ज, इसकी तरफ हम अगर चार्ज बॉडी को मूव कर रहे हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया उसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वी ए माइनस वी बी। ऑब्वियसली पोटेंशियल जो है ए पॉइंट पे वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट बी, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो जब बी तक लाने के लिए जितना वर्क डन लगा है, फिर उसके आगे फर्दर जितना हमने मूव किया ए तक, तो ए तक लाने में जितना टोटल वर्क डन होगा वो ज़्यादा है बी से, दैट इज़ वाई वी ए माइनस वी बी। एंड वी नो वर्क डन अपॉन चार्ज is a value of potential. So इसकी वैल्यू वर्क डन अपॉन चार्ज की इक्वल होगी W अपॉन Q। और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ये है उसका सिंबल, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। सो एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, और एक वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, किसी भी कंडक्टर के हम, या किसी भी कंडक्टर के या किसी भी वायर के हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। So here's the next slide.
Now comes our next topic, that is electric current. So electric current क्या होता है? It is the amount of charge flowing through any cross section of conductor in unit time. कि unit time में किसी भी cross section, suppose cross section मतलब इतना सा एरिया, इतने से क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो किया यूनिट टाइम में, सपोज 1 सेकेंड में, कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज इसमें से फ्लो कर गया, उसको मैं बोलूँगी करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसको मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज फ्लो किया यूनिट टाइम में। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो जो एसआई यूनिट होती है अब इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है एम्पियर, and 1 ampere is 1 coulomb over 1 second. So 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Electric current is a scalar quantity, and the instrument used to measure electric current is ammeter. It measures the electric current. Its symbol is like this. This is the negative and this is the positive terminal of ammeter. Ammeter is a low resistance device. So an ideal ammeter has zero resistance. An ammeter is always connected in series in an electric circuit. Like जैसे वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के या किसी वायर के, वैसे इसके साथ ऑपोजिट है, वोल्टमीटर और एमीटर का ऑपोजिट है। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। यही से क्लियर है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through the conductor in 1 second. That is a very easy definition. Now comes how an electric current flows in a conductor or wire. Now see, हम देखते हैं किस तरीके से करंट फ्लो करता है। ये हमारी कोई भी वायर है, सपोज इसको मैंने थोड़ा एनलार्ज में, इतनी बड़ी वायर्स नहीं होती है लेकिन इनको एनलार्ज आपको ये शो करने के लिए कि उसके अंदर किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो हमारा कोई भी कंडक्टर है, सपोज हमारे घरों में जैसे कॉपर वायर्स लगी होती हैं, तो आप सपोज कर सकते हो ये कॉपर वायर है, उसको एनलार्ज फॉर्म में आपको शो किया गया है। तो जब मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, यानी कि जब तक उसके अक्रॉस मैंने कोई सेल या कोई बैटरी या कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये जो एरोज हैं ये शो कर रही हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में ही हम देखें तो कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरफ। सो देयर इज अ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हमने पोटेंशियल को कनेक्ट नहीं किया होता है। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे सेटअप करते हैं? कोई सेल या कोई बैटरी लगा के। अब ये सेल लगाया है मैंने यहाँ पे, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जब मैंने कोई सेल लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ इस कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब इधर और इधर, यहाँ और यहाँ, इन दो पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल सेटअप हो गया, राइट? एक पोटेंशियल सेटअप हो गया यहाँ पे। तो क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ को हो जाता है, राइट? और कन्वेंशनली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो हम लेते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनली मीन्स साइंटिस्ट्स ने जो सदियों पहले जो बात कही कि जो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल ऐसा पहले से माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि जैसे यहाँ मैंने पोटेंशियल सेटअप कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, जब मैंने बैटरी यहाँ पे लगाई, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस यहाँ एक पोटेंशियल सेटअप हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल सेटअप हो गया, सपोज V इज द पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस यहाँ पे सेटअप हो गया है। तो क्या होगा, जब पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, मैंने यहाँ सेल लगाया, हम बैटरी भी लगा सकते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे वो एक तरफ को मूव करने लग पड़ते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं जैसे कि ये एक तरफ को मूव करने पड़े, इस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो गई,
तो जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की, अब हम जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं हम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एरो शो कर रहा कि करंट की मूवमेंट है इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ से करंट गया यहाँ यहाँ, यहाँ से निकल के यहाँ और नेगेटिव। तो ये मूवमेंट किस तरफ हुई है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ इसकी मूवमेंट हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे चलते हैं। Here's our next slide. सो इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर रखा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें एक सोर्स होता है, ये सोर्स है, और एक हमारे पास डिवाइस होती है या एलिमेंट होती है जो कि एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। ऑब्वियसली सेल हमने अगर लगाया है तो उसको यूटिलाइज बल्ब ही कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, यहाँ पे अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, करंट फ्लो करने लगा। ये जब मैंने पोटेंशियल सेटअप कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। अब ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है, ऐसा पाथ जिसमें एक सोर्स होता है, दिस इज सोर्स, this is source and this is the device that is using the source. So ये जो पूरा का पूरा पाथवे है इसको मैं कहूँगी इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आता है ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। अब ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बल्ब है, ये सेल है, मैंने आपको बताया जैसे पहले भी, ये सेल है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है। ये है हमारा एमिटर, ये है की और स्विच, वी कैन से की या फिर स्विच। ये की डिनोट कर रही है कि की जो है वो ओपन है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दे आर नॉट कनेक्टेड। बट व्हेन आई पुट अ डॉट हियर, जब मैं यहाँ पे एक डॉट लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने की को क्लोज किया है। दैट मीन्स ये पाथ जो है अब ये कनेक्टेड है। अब ये पाथ कनेक्टेड है तो यहाँ से इस तरीके से ये सारा क्लोज्ड पाथ है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेंगे, इधर से और इधर से मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। तो अब ये पाथ क्लोज हो गया। अब ये पाथ क्लोज्ड है तो जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो कंप्लीट होएगी, वो यहाँ से मूव करके फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यानी कि इसको मैं कहूँगी क्लोज्ड सर्किट। लेकिन जब मैंने यहाँ मैंने जब की को ओपन रखा था तो उस सर्किट को मैं कहूँगी क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट के केस में क्या होगा कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये कनेक्टेड नहीं है, ये वाला और ये वाला पार्ट, मीन्स यहाँ पे कोई ब्रेकेज है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे यहाँ से, वो यहाँ से मुड़ के यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो क्लोज्ड सर्किट होएगा। लेकिन वो ओपन सर्किट होएगा, सॉरी, वो ओपन सर्किट होएगा। अगर हम सर्किट को क्लोज करते हैं, दैट मीन्स हम की को क्लोज कर देते हैं, तभी सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा बल्ब ग्लो होगा। दैट इज ऑल अबाउट माई वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, जो मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।